हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 4 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाहर से आने वाले अधिकतर श्रमिक बिहार आ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बिहार के किसी भी बैंक में खाता नहीं है। इसको लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार वापस आ चुके ऐसे लोगों का बैंक खाता खुलवाकर उन्हें भी 1,000 रुपए की राशि जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही जिन मजदूरों का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया हो, उनका आधार कार्ड भी जल्द से जल्द बनवाएं। बिहार असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन इसको लेकर सियासत चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में डिजिटल चुनाव कराने की वकालत कर रही है और उसकी सहयोगी जेडीयू को यह बात रास नहीं आ रहा है। जेडीयू कहते हैं कि अभी संक्रमण से पूरा देश ग्रस्त है और इस समय चुनाव प्रचार करना भी ठीक नहीं है। दोस्तों शादियां तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन लॉकडाउन के बीच हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखी होगी। जी हाँ, इस शादी का दूल्हा मात्र 3 फीट का है तो दुल्हन 2.5 फीट की है। हर कोई देखकर यही कह रहा है कि कहीं बच्चा या फिर गुड्डे गुड़ियों की तो शादी नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे वर बालिग है। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 33 निवासी मोहम्मद फुल बाबू बचपन से ही लंबाई में कम है। 45 की उम्र में उनकी पूरी लंबाई मात्र 3 फीट से भी कम है। इधर वार्ड नंबर 34 की असगरी बेगम भी उनसे एक कदम आगे है, यानी कि 30 साल पार करने के बाद भी उनकी लंबाई मात्र 2.5 फीट ही है। इसे इत्तेफाक कहें या फिर ऊपर वाले की मर्जी की दोनों की शादी नहीं हुई थी। दोनों गरीब परिवार से हैं। फुल बाबू एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के दौरान संघर्ष की अलग अलग कहानियां आप और हमने सुने होंगे। इसी कड़ी में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सीतामढ़ी की एक ऐसी महिला की कहानी जो तो है महिला लेकिन काम मर्दों वाली करती है। जी हाँ, इस मर्दानी महिला की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिन्होंने समाज से अलग जाकर अपने जीवन यापन का एक अनोखा रास्ता अपनाया है। इस महिला ने नाई का पेशा चुना है। इसको अब तक पुरुष ही इस काम को करते आ रहे हैं। मर्दाने की इस कहानी अब इलाकों में वायरल हुई तो रातों रात लोगों के लिए रोल मॉडल बनकर उभर आई है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बसोला गांव की सुखचैन देवी बाल काटने का काम करती है। लॉकडाउन में पति का रोजगार छिन जाने के कारण वह बेहद हताश और निराश हो गई थी। आर्थिक बोझ से पूरा परिवार दबता जा रहा था। तब जाकर सुखचैन देवी ने अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए कंघी और कैंची का सहारा लिया। आज सुखचैन देवी अपने गांव के आसपास के इलाकों में घूम घूम कर लोगों की हजामत बनाने का काम करती है। इस काम से सुखचैन देवी को 200 से 250 रुपए की आमदनी रोजाना हो जाती है, जिससे उनका परिवार अब चैन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के बाद अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को झटका देते हुए बचत खाते पर ब्याज दरें घटा दी है। इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को झटका लगा है। अब भारतीय स्टेट बैंक में बचत बैंक खाते पर सालाना ब्याज दर 0.05% से घटाकर 2.70% पर आ गई है। बैंक बीते हफ्ते एफडी पर भी ब्याज दरें घटा चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जून तक 28 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तेजी से पारा चढ़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए रहेंगे और उमस भरी गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से छत्तीसगढ़ होते हुए स्ट्रीम लाइन जा रही है। इसके साथ ही बिहार में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो जाएगा, जिससे तापमान में वृद्धि होगी। बिहार सरकार लगातार किसानों को मदद पहुंचाने और कृषि के लिए हर तरह का बढ़ावा देने में लगी है। कृषि विभाग किसानों को बाजार उपलब्ध कराने से लेकर उनके घर बैठे फसलों के बीच तक मुहैया करा रही है। वहीं अब कृषि विभाग आसमाइक बारिश, आंधी, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के खाते में पैसे डालने जा रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि इस साल फरवरी और मार्च महीने में हुई बारिश, आंधी, ओलावृष्टि की वजह से जो फसल क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए अभी तक 1,23,00,000 किसानों के बैंक खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में 12,35,000 करोड़ रुपए के बैंक खाते में 417 करोड़ रुपए की कृषि इनपुट अनुदान के रूप में रुपया दिए गए हैं। पिछले लगभग 3 महीनों से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने जिले में सभी तरह के प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा रखी थी। प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिस कदर प्रखंड और अंचल कार्यालयों में भीड़ जुटी थी, वैसे में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का खतरा था। 3 महीने से लोगों को जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में जो जरूरी काम थे उसे लेकर लोगों को काफी असुविधा हो रही थी। लेकिन पटना जिला प्रशासन ने आखिरकार अनलॉक 1 में सभी प्रखंड अंचल कार्यालयों में जाति प्रमाण पत्र के अलावा आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है और आज से सभी काउंटर खुल गए हैं।
पश्चिमी चंपारण में इंडो नेपाल के भिखनाठोरी बॉर्डर पर नेपालियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में आने वाले 2 नालों में से एक का पानी बंद करने से उपजा विवाद अभी भी शांत नहीं हुआ है। जी हां, इस विवाद के कारण दोनों देश के नागरिकों के बीच तनाव की स्थिति है। नरकटियागंज के एसडीएम चंदन कुमार चौहान ने भारतीय नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने एक पखवाड़े में अस्थायी हल निकल जाने की उम्मीद जताई है। पटना में कल रात से भी हवाई सेवा शुरू हो गई है। जी हां, फिलहाल दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए अलग अलग समय में विमान उड़ान भरेंगे। नए शेड्यूल के अनुसार इंडिगो की हैदराबाद की विमान सेवा समय बदलकर फिर से शुरू करने जा रही है। पटना से हैदराबाद के लिए मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में हर दिन हर रात 12:30 से फ्लाइट उड़ान भरेगी, जबकि मंगलवार को यह फ्लाइट रात 1:10 से उड़ान भरेगी। संक्रमण के संकट के बीच देश के अलग अलग राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के बच्चों का राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकन होगा। शिक्षा विभाग इसको लेकर विशेष कार्य योजना बनाने में जुट गया है। लक्ष्य है कि प्रदेश आए लाखों श्रमिकों कामगारों के एक भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो। शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा ने बताया कि जो भी मजदूर दूसरे राज्य से पलायन करके गाँव लौटे हैं, उनके बच्चों का योग्यता के मुताबिक कक्षा में नामांकन लिया जाएगा। नामांकन के लिए प्रवासी मजदूरों के बच्चों का शिक्षा विभाग सर्वे कराएगा। ऐसे एक एक बच्चे की पहचान की जाएगी और उन्हें सरकारी विद्यालय में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए तमाम सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले सीटीईटी के हर अभ्यर्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हर केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश करेंगे। सीटीईटी में सावधानी रखी जाए, इसके लिए भी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून में अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। जिन स्कूल परिसर को क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया था, वहां के हर कमरे की अच्छी से साफ सफाई करने को कहा गया है। लॉकडाउन समाप्त होते ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का कार्यालय सक्रिय हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की है। इस बैठक में चुनाव को लेकर ईवीएम इत्यादि अन्य राज्यों से लाने वाले मतदाता सूची को लिस्ट करने को सहित अन्य बातों को लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि अब चुनावी तैयारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम आगे बढ़ाएं। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम अब जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए नया कार्यक्रम जारी होगा। लंबे समय के बाद 1 जून से आम यात्रियों के लिए शुरू हुई ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे ने ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किया है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो अपना सफर शुरू करने के लिए स्टेशन पर आने से पहले आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा, इसकी पूरी जानकारी रेलवे ने जारी कर दी है। सभी यात्रियों को प्रवेश के समय और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। केवल उन्हीं यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं होगा। इन सभी मामलों में टीटीई यात्रियों को प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि एक या एक से अधिक यात्रियों को बुखार या फिर संक्रमण के लक्षण होने के कारण इतने यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार में असेंबली इलेक्शन 2020 बहुत नजदीक है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बिहार में आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जिस लालू यादव के दम पर यह पार्टी आज खड़ी है, वही आज सलाखों के पीछे है। हालांकि झारखंड की जीत ने आरजेडी की परेशानियां बहुत हद तक कम कर दी है। मसलन लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए जिस तरीके से झारखंड चुनाव में महागठबंधन को एकजुट रखे, उसी का नतीजा था कि बीजेपी को करारी हार हुई। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी माना है कि झारखंड की जीत में लालू प्रसाद यादव का सबसे अहम रोल रहा है। अब चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो सवाल यह है कि क्या वाकई विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी के लिए लालू प्रसाद यादव किस रूप में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जेल के अंदर से या फिर जेल के बाहर रहकर। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संक्रमण के संकट के कारण सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम राहत पैकेज की कई योजनाओं पर मोहर लगाई है। इससे फुटपाटी विक्रेताओं और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। जारी बयान में डिप्टी सीएम ने कहा है कि सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा फुटपाटी विक्रेताओं का सर्वेक्षण करके आंकड़ा एकजुट करे, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से 10,000 तक कर्ज दिलाया जा सके। किसानों से केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए फसल ऋण के लिए 1 मार्च से बकाया का 31 अगस्त तक भुगतान करके 5% कम ब्याज देने के लाभ उठाने की अपील की है।
बिहार में सिंचाई की छोटी योजनाओं की मॉनिटरिंग ड्रोन से होगी। जी हां, ड्रोन कैमरा से होगी। लघु जल संसाधन विभाग ने इसके लिए ड्रोन खरीदने का आदेश दिया है। पहले आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं की मॉनिटरिंग कराने के बाद विभाग ने इसकी जिम्मेवारी इंजीनियरिंग को दी थी। अब ये एक बार फिर ड्रोन से जांच का तीसरा प्रयोग है। विभाग की जितनी भी योजनाएं पूरी हुई है या फिर चल रही है, उनकी फोटोग्राफी ड्रोन से ही होगी। इससे पता चलेगा कि इंजीनियरों या फिर कार्य एजेंसियों ने जो तस्वीर साइट पर डाली है वह सही योजना है या फिर नहीं। ड्रोन से फोटोग्राफी से योजना की सही तस्वीर सामने आ जाएगी। अक्षांश और देशांतर होने से योजना के स्थान का भी पता चल सकेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का आह्वान पर अमल करते हुए जमुई के किसानों ने नया पहल की है। देशबंदी में जब किसानों के डेयरी का दूध लोगों ने लेना छोड़ दिया, फिर इन लोगों ने नया रास्ता निकाल लिया। लॉकडाउन में जिले के डेयरी किसान दूध उत्पादन जैसे पनीर, घी और मक्खन जैसी चीजों को तैयार करने के लिए खुद का संयंत्र लगाया है। लॉकडाउन में लोकल की मांग के बाद किसानों ने अपनी डेयरी के दूध से खुद उत्पादन तैयार करके पहले से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। बेगूसराय समेत पूरे बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बिहार सरकार से कहा है कि अब सुशासन कहने का मतलब मजाक लगता है। सीएम घर में बैठकर सुशासन का चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। अनलॉक 1.0 में परिवहन सेवा शुरू होने के दूसरे दिन भी अधिकतर बसें खाली चली है। जी हां, यात्रियों की संख्या कम होने से यह स्थिति है। हालांकि सोमवार की तुलना में यात्रियों की संख्या कुछ बड़ी है। सीट से भी काफी कम यात्री होने से बस संचालक के ईंधन का खर्च भी मुश्किल से निकल पा रहा है। इसको लेकर अधिकतर संचालकों ने बसों का परिचालन नहीं किया है। बेरिया बस पड़ाव में बसें खड़ी रही। पटना के लिए सबसे अधिक बसें चली। हालांकि इस रूट में भी यात्रियों की संख्या कम रही। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, हाजीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, मोतिहारी आदि रूट के लिए 1-2 बसें ही चली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज अपने आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज जो मजदूर की हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के फैसले को सरासर गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर वे लॉकडाउन के फैसले को कुछ दिन पहले बता देते तो मजदूर अपने घर तक किसी तरीके से पहुंच जाते। उन्होंने कहा कि अचानक से लगाए गए फैसले मजदूरों के लिए काफी मुश्किल पैदा कर दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने क्वारंटाइन सेंटर पर प्रशासनिक अधिकारियों को लगाने की भी निंदा की है। आर्थिक संकट से जूझ रहे बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई को वित्तीय सहायता मिल सकती है। प्राइवेट आईटीआई संघ की मांग पर केंद्र सरकार ने राज्य के 1201 आईटीआई को वित्तीय मदद देने का कवायद शुरू कर दी है। कितनी और कैसे सहायता दी जाए, इस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर राय की मांग की है। बिहार सरकार से सुझाव मिलते ही आईटीआई को सहायता राशि दी जाएगी। इसका लाभ 28,000 से अधिक कर्मियों को मिलेगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।